पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसको गैर दस्तूरी व गैर क़ानूनी कहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस बिल को मंजूर करना अक़लियतों को आइन में दी गई मजहबी आज़ादी में खुली मुदाखलत है। इस गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान किया है। इसके तहत 20 अप्रैल ता 27 अप्रैल तक वक्फ बचाओ तहरीक के उन्वान पर रियासत में मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे, जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स, मुज़ाकरे, एहतजाजी मुज़ाहरे, धरने, सत्याग्रह, पैदल मार्च, दस्तखती मुहिम, पम्फलेट की तकसीम जैसे कई प्रोग्राम शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये तरमीम आइनी ढांचे के ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तान के दस्तूर की दफ़ा 14 के मुताबिक ये इम्तियाज़ी रवैया है, क्योंकि यह सिर्फ मुसलमानों की औक़ाफ़ पर असरअंदाज होती है। इस तरह दफ़ा 25 और 28 के तहत ये मुसलमानों के मजहबी उमूर को चलाने के हक़ में मुदाखलत है। दस्तूर की दफ़ा 30 के तहत भी ये मुसलमानों के तालीमी इदारे क़ायम करने और इनका निज़ाम चलाने के हक़ में के ख़िलाफ़ भी जायदादों के असल मकसद को तब्दील करने की इजाज़त देता है, जो कि वक्फ की इस्लामी तसव्वुर मुस्तकिल नजराने के मुनाफी है। मोहतरम एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, रियासत के नायब सदर मोहतरम इंजीनियर हबीबुल्लाह खान साहब, और हमारी दावत को कबूल करके आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपका और तमाम लोगों का मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। मोहतरम हज़रात, आज की यह नशिस्त एक ख़ास वजह से बुलाई गई है। हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में जो सदियों से एक सकाफ़ती, समाजी और दीनी फलाही बहबूदी के लिए जो इदारा है वक्फ, और इसमें कानून में जो तरमीमात किए गए हैं, इसके ख़िलाफ़ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक मुहिम चला रही है। उस सिलसिले में आज एक नशिस्त बुलाई गई है। तो मैं हमारे ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करें। आप सबको वेलफेयर ग्रीटिंग्स। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के काफ़ी बेचैनी हम महसूस कर रहे हैं। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होकर के अब ये एक्ट बन गया है। तो इस एक्ट को जो है वेलफेयर पार्टी की जानिब से हम शुरू दिन से इसकी मुखालिफत करते आ रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि ये किसी भी सूरत में इसको हम मानेंगे नहीं, इसको कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत को इसको वापस लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर हम जानते हैं कि तकरीबन 6 ऐसे एंडोमेंट्स हैं जिनको क़ानूनी हैसियत हासिल है। उनमें हिंदू एंडोमेंट एक्ट भी है, मुस्लिम वक्फ है, इसी तरह क्रिश्चियनों का है, सिख है, बुद्धिस्ट और जैन। तो ये रिकॉग्नाइज एंडोमेंट्स हैं, और इन सब को जो है अपने अपने एंडोमेंट्स को चलाने की आज़ादी इस मुल्क में, इस मुल्क के दस्तूर ने दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी जो एक्ट पास हुआ, एक्ट बना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के इस एंडोमेंट में, जो वक्फ है हमारा, उसके अंदर मुदाखलत करता है, उसके अंदर जो है इंटरफेरेंस करता है। तो इस वजह से हम इस बिल की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं। और 2-3 बुनियादी वजह हैं जिसको लेकर के पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। पहले तो एक ये कि इस बिल के पास होने के बाद, इसके एक्ट बन जाने के बाद ये ख़दशा बढ़ गया है कि अब एनक्रोचमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट एनक्रोचमेंट भी बढ़ेगा और हुकूमत का एनक्रोचमेंट भी बहुत आसानी के साथ अब बढ़ेगा। दूसरा, इसके अंदर जो थ्रेट है या दूसरी जो तशवीश है हमारी, वो ये है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ थी, उसका जो मैनेजमेंट हमको करने का इख्तियार था, वो अब पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल करके हुकूमत के हाथ में जा रहा है। फिर तीसरा ये कि वक्फ के के तहत जो इदारे चलाए जा सकते थे या चलाए जा रहे थे, उनके चलाने में जो आज़ादी हमको इख्तियार थी, हासिल थी, वो भी इसके ज़रिए से ख़त्म हो रहा है।
इन सब से आगे जो है ये इस बिल को हमारा ये मानना है, इस एक्ट को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर जमहूरी बिल है, गैर दस्तूरी है, गैर कानूनी है। इसलिए कि हिंदुस्तान की दफ़ा जो आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल 14 के तहत ये डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ आप नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल खालिसतन मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन के बुनियाद पर ये बिल को पास किया गया है। इसलिए ये हिंदुस्तान के दस्तूर की दफ़ा 14 के खिलाफ है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि दफ़ा 25 और दफ़ा 28 ये दोनों जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जो है हमको आज़ादी इसकी देती हैं। लेकिन वक्फ के इस बिल के बन जाने के बाद, इस एक्ट के आ जाने के बाद, ये राइट टू प्रैक्टिस की जो हमारी आज़ादी है उसके अंदर भी उसको रोक लगाने, वो हुकूक हमसे छीनने की भी एक साजिश है। फिर तीसरा ये कि हिंदुस्तान की दस्तूर की दफ़ा नंबर 30 के तहत ये मुस्लिम या और माइनॉरिटीज़ को अपने इदारे कायम करने की आज़ादी है, इदारे कायम करने और चलाने की आज़ादी है। अब इस बिल के बन जाने के बाद ये हक़ भी जो है हमसे छीना जा रहा है। फिर इसी तरह वक्फ का जो असल मकसद है इस बिल के पास हो जाने के बाद वो मकसद भी अब फौत हो रहा है, उसके अंदर भी मदाखलत हो रही है, इसलिए भी हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। फिर ये कि सबसे जो अहम चीज़ है जो इसमें खुलकर नज़र आ रही है, जो साजिश है, वो ये है कि हुकूमत इसमें रास्त इंटरफेयर करना चाहती है, जो कि हमारे हुकूक का वायलेशन है, जो हमारी आज़ादी है उसका वायलेशन है। इसलिए भी हम इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। फिर ये कि एक बहुत अहम चीज़ हमारे पास बरसों से चली आ रही है, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस नीयत के साथ अपनी ज़मीनों को दिया था, तो उस वक्त से लेकर के एक तो है वक्फ बाय यूज़र, यानी बग़ैर कोई डॉक्यूमेंट्स के ओरली जो है हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी ज़मीनें दी और वो उसी तरह चलता आ रहा है। जिस वक्त दिया गया उस वक्त ले करके उस काज के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर किसी बुज़ुर्ग ने मस्जिद के लिए दी थी तो उसमें मस्जिद बनाई गई है, किसी के कब्रस्तान के लिए दिया गया था तो कब्रस्तान के लिए बनाया गया है। अब इस एक्ट के बन जाने के बाद ये बिल जो है इसको हैसियत नहीं देता है, बल्कि इसको रिमूव कर रहा है, इस हैसियत को, कि आप ओरली जो आप दिए हैं उसको माना नहीं जाएगा, उसकी तहकीक होगी, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर वो ज़मीन हुकूमत के कब्ज़े में आएगी। तो इस तरह से मुसलमानों की बड़ी बड़ी मुक़द्दस जगहें जो है ये अब ख़तरे में आ गई हैं, इसलिए भी हम वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर जो है गैर मुस्लिमों को अपॉइंट करने की बात की गई है, जो कि अभी मैंने जो शुरू में बात कही, इस मुल्क के अंदर जो 6 एंडोमेंट्स हैं तो उनमें किसी में आप मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, 5 में, और किसी धर्म और ज़ात के उसमें आप मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के औक़ाफ़ के अंदर आप मुदाखलत करते हुए हिंदू मेंबर्स को आप अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग के दौरान इसे एक बड़ा सवाल बना करके उठाया है कि किस तरह आप गैर मुस्लिमों के या हिंदुओं के अंदर आप मुसलमानों को अपॉइंट करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो फिर यहाँ आप कैसे अपॉइंट करेंगे। तो ये खुद भी जो है एक बहुत बड़ा तशवीश की बाइस है। फिर इसी तरह मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन इससे रिड्यूस होगा। जाहिर सी बात है कि जब आप हिंदू मेंबर्स को इसमें अपॉइंट करेंगे तो मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा और रिड्यूस होगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बिल के बन जाने के बाद हमारे सामने आ रही है वो ये है कि ट्रिब्यूनल की जो हैसियत थी, ट्रिब्यूनल को जो पावर था उसको भी जो है कमज़ोर कर दिया जा रहा है, उसको वीकन किया जा रहा है। तो अब जो है हाई कोर्ट को इस बात का इख्तियार दिया जा रहा है या इस बिल के ज़रिए से कि वहाँ अब इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये खुद भी जो है अब तक जो ट्रिब्यूनल को जो पावर था उसको कमज़ोर करने की बात है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल में एक मुस्लिम एक्सपर्टाइज होता था, शरीयत को का जानने वाला एक आदमी, एक फ़र्द भी जो है ट्रिब्यूनल के अंदर हुआ करता था। अब उसकी हैसियत को भी ख़त्म करके उसको भी निकाला जा रहा है। और एक और चीज़ जो ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये है कि पहले 1923 और 1995 एक्ट के तहत जो है CEO लाजिमन मुस्लिम हुआ करता था, लेकिन अब उसको जो है डाइल्यूट करके ये कहा जा रहा है कि नीड नॉट बी ए मुस्लिम, ज़रूरी नहीं है कि CEO जो है मुस्लिम हो। तो यहाँ अगेन उनके इंटेंशन ज़ाहिर हो रहे हैं कि हुकूमत यहाँ किसी गैर मुस्लिम को जो है CEO अपॉइंट करेगी, और गैर मुस्लिम को जब CEO अपॉइंट करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो किस तरह से वक्फ के इंतज़ाम चलाएगा, हम देख सकते हैं। और एक आखिरी बात यह है, वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स इन्होंने किए हैं, सारे के सारे रिजेक्टेबल हैं। और DC को जो पावर दिया गया है, DC जाहिर सी बात है कि हुकूमत का नुमाइंदा होता है, गवर्नमेंट का फ़र्ज होता है।
अब उसको ये इख्तियार दिया गया है कि उसका फैसला हतमी होगा, आखिरी होगा। वो तहकीक करके जब ये साबित करेगा कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है बल्कि हुकूमत की ज़मीन है, तो वो ज़मीन जो है हुकूमत के कंट्रोल में जाएगी और डीसी कभी नहीं चाहेगा कि वो हुकूमत को नाराज़ करे। तो ऐसे में ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत की नीयत पूरी तरह से औक़ाफ़ की ज़मीनों को हड़पना है, औक़ाफ़ की ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लेना है और मुसलमानों का जो इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर है, एंडोमेंट है, उसको कमज़ोर करके इनको माशी तौर पर भी पूरी तरह कमज़ोर करना चाहती है। तो इसलिए हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से इसकी शदीद अल्फाज में मुखालिफत कर रहे हैं। शुरू दिन से हमने इसके लिए प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन बाकायदा अब इसको एक मुहिम की शक्ल में हम 20 से 27 अप्रैल मुहिम बनाने जा रहे हैं। उसके तफसीलात हमारे हबीबुल्लाह साहब बताएंगे। हमारा जो मुतालबे हैं, 2 मुतालबे हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ये है कि बिला शर्त जो है पूरी तरह इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए और जब तक ये हुकूमत वापस नहीं लेती, तमाम इस मुल्क के इदारे, अंजुमनें, तंजीमें, पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब के साथ मिलकर भी और हम अपनी तौर पर भी इसकी मुखालिफत करते रहेंगे और इस एहतजाज को हम जारी रखेंगे। रियासती हुकूमत से हमारा मुतालबा यह है कि जिस तरह तमिलनाडु हुकूमत ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो अपने स्टेट में औक़ाफ़ के वक्त की इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसी तरह हम कर्नाटक हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करे कि इस बिल को कर्नाटक में नाफिज नहीं किया जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये हमारे मुतालबात हैं। तो मैं इन्हीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब हमारे इंजीनियर हबीबुल्लाह खान साहब जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो हमारे कैंपेन की डिटेल्स बताएं। फैसला है वक्त ऐप के बारे में आप सब जानते हैं। ये कोई इंसाफ पसंद हुकूमत, अगर उसके अंदर इंसाफ नाम की चीज़ होती, अगर उस हुकूमत या उसके कैबिनेट के लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ कोई होती, भाईचारे की नाम कोई चीज़ अगर होती, दस्तूर को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क के क़ानून की कोई इज़्ज़त अगर उनके इरादे, उनके दिल में अगर होती, तो फिर ये हरगिज़ ये फ़ैसला नहीं होता। ये जो फ़ैसला है वक्त का, ये इस बात का सबूत है कि अब इस मुल्क में हुकूमत के लेवल पर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी इंसाफ की उम्मीद अब नहीं रख सकते। इंसाफ बाकी नहीं रही, मनमानी है और अगर सही बोलना है तो फिर ये एक मानों में डिक्टेटरशिप है। आप कोई भी फैसला रात कर दें, अगले दिन वो कौम को महरूम कर दें, कोई भी फैसला रात में करें और अगले एक पूरी 200 मिलियन पॉपुलेशन की एक कौम को उसका पर्सनल प्रॉपर्टी आप छीन लें, तो ये डिक्टेटर नहीं तो आप क्या कहेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली है। ये कौम इस गलत फहमी में थी हुकूमत के, ये जो कौम में कुछ नहीं करेगी। हम इससे पहले करते रहे, 10-12 साल से इनका चलता रहा है अलग अलग जुल्म करने का। अब इसके बाद नहीं चलेगा। कौम बेदार हुई है और ये जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, ये लोग खामोश हम लोग नहीं बैठेंगे। तो बहरहाल ये मुहिम जो हमने वक्फ बचाओ तहरीक के नाम से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सारे हिंदुस्तान के लेवल में 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक हमारी सेंट्रल कमेटी ये फैसला की है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर हमारे 10 स्टेट में पार्टी है, 10 स्टेट में पैरेलली इसी डेट में तो ये तहरीक चलेगी पूरे स्टेट्स में। तो उसी को फॉलो करते हुए कर्नाटक स्टेट में भी हमारी स्टेट की टीम 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये कैंपेन यहाँ कर्नाटक में भी चलेगी। कुछ प्रोग्राम के हाइलाइट्स में आपको बताता चलूँ। स्टेट लेवल से जो प्रोग्राम होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हम कर रहे हैं, उसके बाद पोस्टर रिलीज़ होगा अभी, उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी हमारे लीडर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो वापस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर कैसे लोगों को कन्विंस करें, कैसे लोगों को जो है उभारें इस पर। उसके बाद प्रोटेस्ट हो गए, धरना होगा यहाँ फ्रीडम पार्क में। उसके बाद ये तो स्टेट लेवल के प्रोग्राम रहे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग अलग प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, पोस्टर रिलीज़ होगा, रैली और पदयात्रा होगा, धरना प्रोटेस्ट होगा, मेमोरेंडम सबमिट होंगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो वो मेमोरेंडम भी सबमिट होगा। इसके बाद हैंड बिल हमने प्रिंट किए हुए हैं सारे स्टेट में बांटने के लिए, तो हैंड बिल भी प्रिंट होंगे। उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर लोगों का सिग्नेचर लेकर के वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हम तय किए हुए हैं। और ये 20 से 27 को सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ये तो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, स्ट्रगल का ऐलान है ये। दिस इज़ ए डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
मगर ये उस वक्त तक रुकेगा नहीं। ये आंदोलन, ये संघर्ष, ये जो तूफान उठा है, ये वो उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं ली जाएगी। जिस तरह ये जैसे ब्लैक फार्म लॉस इन्होंने किया था, फार्मर से जाके जहाँ से बैठ कर 1 साल वहाँ से वापस गए, तो हमारी लोग भी सारे अंजुमनों से मिलकर, इदारों से मिलकर इसको वापस लेंगे। ये हमारे प्रोग्राम के कुछ तफसीलात हैं। तो दूसरा एक अहम प्रोग्राम इसी सिलसिले का कड़ी का कल यानी 20 अप्रैल को संडे जयनगर बेंगलोर साउथ में एक सलाम सेंटर जो हमारा ये है, वहाँ पर एक सिंपोजियम रखा गया, जिसमें हमारे जर्नलिस्ट और राइटर हैं और कॉलमनिस्ट हैं। हमारे शिव सुंदर साहब वो उसमें वन ऑफ द स्पीकर हैं। बाद में मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कर्नाटक के वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स और मेंबर हैं, वो भी रहेंगे और हम भी रहेंगे उसमें। सलाम सेंटर में 10:30 बजे से प्रोग्राम है। हम सारे लोगों को इनवाइट किए हैं। आपसे भी गुजारिश है कि वो उस इवेंट को आप कवर करें, फिर उसमें जो आप हमारा साथ देंगे। हम सबका इशू है, इन नाइंसाफ़ी किसी एक के साथ होती है तो उसका इफेक्ट सब जगह होता है। तो आपसे हम गुजारिश है कि आप इसको साथ दें, सपोर्ट करें। थैंक यू, शुक्रिया। Subscribe, click on the bell. Link is in description.